बात करने वाले हैं बजट की, आम बजट की। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब बजट यानी कि बही खाता, यानी खर्च और आमदनी का लेखा जोखा पेश किया जाता है पूरे देश की। जिस तरह से आप अपने घर का बजट चलाते हैं, सरकार देश का बजट चलाती है। और जिस तरह से घर में लोग, भाई आपकी धर्मपत्नी अगर वो हाउसवाइफ है तो वो साल की शुरुआत में, महीने की शुरुआत में कहेगी इतने पैसे दे दीजिए। बेटा या बेटी अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनकी स्कूल ड्रेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके दवा जो है, उनका जो इलाज है या उनकी सेहत से जुड़ी चीज़ें, उन सब का प्रावधान इंतज़ाम करना होता है। ये आम आदमी अपने घर पर करता है और यही काम निर्मला सीतारमण निभा रही है। 7वीं बार लगातार वो बजट पेश करती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में बजट को हम सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज कहकर सीमित कर दें, ये भी गलत हो जाता है। देश मतलब सरकार चलाना, मतलब उसमें राजनीतिक पुट भी होता है। कहने को गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, लेकिन इसी की कदम ताल करने की एक जुगत भी बढ़ाई जाती है तमाम सरकारों द्वारा जब वो बजट पेश करते हैं। राजनीतिक हित भी साधने होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको सही दिशा और रफ्तार देने की भी जिम्मेदारी होती है। और इस बार भी यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है सरकार को, निर्मला सीतारमण को। और जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है, अपने दम पर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यह सही मायने में गठबंधन सरकार है। कहने को पहली दो सरकारें 2014-2019 की भी एनडीए की सरकारें थी, लेकिन अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल भी की थी। तो किसी को आकर्षित, लुभाने, रिझाने, मनाने का कोई लोड नहीं था सरकार पर। तो इस बार अमृतकाल में है हम, विकसित भारत का संकल्प लेने की भी बात की गई। कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था, आज पिटारे से क्या निकला, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसमें मैं एक एम भी जोड़ रहा हूं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, यानी कि मिडिल क्लास। 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं। और जब पैसे की बात आती है, सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ दिया और पैसों की बरसात होने लगी। वो पैसा हमसे ही लिया जाता है टैक्सेस के जरिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे अहम होता है इनकम टैक्स। 8 करोड़ लोग, और उसमें मिडिल क्लास की बहुतायत है, वो ये टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। पर दरअसल सही मायने में कर अदायगी सिर्फ 3 करोड़ लोग करते हैं, बाकी जीरो टैक्स रिटर्न होता है। तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई क्या मिलेगा, जेब में कुछ पैसे आएंगे क्या, आमदनी बढ़ेगी क्या। 12 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हां, एक नई टैक्स रिजीम, एक नई व्यवस्था जरूर ला दी गई, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें बचत करने के बजाय खर्च करने पर जोर ज्यादा था। ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा लाभ मिलता दिखाई देगा सरकार की तरफ से। और उसी को और आगे बढ़ाती दिखी आज निर्मला सीतारमण। नई कर व्यवस्था जो है उसमें 17,500 रुपए तक का आपको फायदा मिलता दिखा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75,000 रुपए कर दी, वो डिटेलिंग आप तक आ गई होगी। लेकिन जो पुरानी कर व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स जो रजीम है, जिसमें अभी भी 1/3 जनता उसी पर है, जिसमें आप घर कर्ज पे भी आपको कुछ रियायत मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो खैर दोनों जगह होती हैं, पर यहां के स्टैंडर्ड डिडक्शन पर कोई रिबेट या 50 की 75,000 सीमा नहीं बढ़ाई गई, या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो क्या सरकार ये कह रही है कि बचत वाली जो कर व्यवस्था है उससे हटिए,
घर का इंतजाम मत करिए, अपने लिए बीमा मत लीजिए। कोरोना काल में हमने देखा पूरी जमा जोखू भी जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, एक बार अस्पताल में भर्ती होने में उड़ फुर होकर उड़ रही थी। तो बचत को क्या सरकार डिस्करेज कर रही है? एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह दिखा। और इसमें दिलचस्प बात क्या कि अगर हम शेयर बाजार की बात करें, सट्टा बाजार है और इसमें जोखिम रहता है, नुकसान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और आरबीआई ने भी कहा कि ये F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग पैसा लगा रहे हैं, अपनी सेविंग्स, अपनी जमा जोखू उसमें डाल रहे हैं, 10 में से 9 नुकसान उठा रहे हैं। तो सरकार इसको थोड़ा कर्ब करती भी दिखी। 4 जून को नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल को लेकर बम सरकार शेयर बाजार में पैसा लगाने की भी बात कर रही थी, लेकिन अब वहां पर कर लगाती दिख रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20%, और सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा दिया गया है। तो वहां पर डिस्करेज कर रही है लोगों को। तो एक जगह बचत से रोक रही है और एक जगह बचत करने के लिए और सट्टा ना खेलने के लिए भी प्रेरित होती दिखाई दे रही है। पर इसमें करती दिखाई दे रही है सरकार, लेकिन एक विरोधाभास भी दिखा। पर देश के लिए मायने क्या हैं इस बजट के? और इसमें सबसे बड़ा हासिल जो मुझे दिखा वो ये कि सरकार ये एक्सेप्ट करती दिखी है कि हां, बेरोजगारी एक समस्या है। ये जो युवा है, हमारी जो ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर या लायबिलिटी में कन्वर्ट ना हो। तो सरकार एक राह दिखाती दिखी है युवाओं के लिए, और रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें सृजित करने के लिए। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बेरोजगारी दर 3.2% बताई गई, जबकि CMIE का आंकड़ा 9.2 का है। और हमने देखा है बड़ूच हो, मुंबई हो या उत्तर प्रदेश में 60,000 रेलवे की भर्ती की परीक्षा थी, 49 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। तो ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है और सरकार उसे आगे अब निपटते हुए अपनी कमर कसती दिखाई दे रही है। और इसमें भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की भी मांगी जा रही है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, 5,000 रुपए महीने भी दिए जाएंगे। अब कांग्रेस कह रही है हमारा मॉडल कॉपी कर लिया, कि नकल कर रही है सरकार। अब बजट को नकार भी रही है कि कुछ नया नहीं दे रही, ये भी कह रही है हमारे आइडियाज कॉपी कर लिए। ये अपने आप में एक राजनीति होती है। पर जब युवाओं पर, रोजगार पर तवज्जो होती है और MSME सेक्टर को भी तरजीह देते हुए सरकार दिख रही है, जो मुद्रा लोन है MSME के लिए 10 से 20 लाख रुपए वो किए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए तक का भी प्रावधान किया जा रहा है, तो बाकी और सेक्टर्स पर भी क्या उतना ही ध्यान दिया जाता है? इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। शिक्षा के लिए बजट है 1,26,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 79,000 करोड़। यानी कि हमारे बजट का हम 1-2% ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अहम प्राथमिकताओं पर अभी भी देने को तैयार हैं। तो ऐसे में क्या हम विकसित भारत की जो नींव रखने की बात कर रहे हैं उस पर खरे भी उतर पाएंगे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। या दरअसल कर्ज बढ़ रहा है तो एक लिमिट होती है सरकार की भी। सरकार करे तो क्या करे, एक एलोकेशन करनी होती है। और यहां पर सवाल आ जाता है, ये एक गठबंधन सरकार भी है और इसमें JDU और TDP की मदद की जरूरत है। तो इस बजट में एक और बड़ी हेडलाइन जो बनी वो बजट में बम बम बिहार की हो गई बल्ले बल्ले। बिहार को अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं। और पैसे कितने मिले? 26,000 करोड़ तो एक मिले, एक 21,000 करोड़ मिले, एक 11,500 करोड़ रुपए मिले। तो बिहार को कुल मिलाकर ये आंकड़ा, अब देखिए बहुत ज्यादा जब रिसर्च हो जाती है तो आंकड़े भी इधर उधर होने लगते हैं। तो 57,000 करोड़ के करीब बिहार को मिले हैं
और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को भी मिलते दिखाई दिए हैं। 12 बार जिक्र हो गया बिहार का आज शुरुआत में ही, बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण द्वारा 6-7 बार जिक्र हुआ आंध्र प्रदेश का भी। अब विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बचाओ बजट है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। पी चिदम्बरम कह रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े ऐलान कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की जान बचाई है, वरना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेते। और मैंने कहा ना, ये आर्थिक दस्तावेज भी होता है, और देश में चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में भी चुनाव हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र को नोच डाला और मुंबई को लूट लिया। हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। जबकि हम एनडीए की बात करें, बीजेपी वाले तो ताल ठोकेंगे ही, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं, वो जेडीयू की बात हो, वो टीडीपी की बात हो, आरएलडी हो, चिराग पासवान हो, कावड़ मसले पर सरकार को ये घेर रहे थे। लेकिन बजट को समावेशी बजट, भविष्य की नींव रखने वाला बजट, सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट बताते हुए उसकी शान में कसीदे पढ़ने से विपक्ष भी पीछे हटता कतई नहीं दिखा है। तो ऐसे में बजट को आज हम थोड़ा डिकोड करना चाहेंगे, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में। ऐसे में बजट से जुड़ा आज का हमारा सीधा सवाल, बजट जनमन धन का, यानी कि आपका, मेरा, हमारा ख्याल रखने वाला, या कवच सिंहासन का, और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला। ये स्क्रीन पर भी ले आइए, फोन नंबर तो हम बता देंगे। बजट जनमन धन का या कवच सिंहासन का, और विकास का कैसा फॉर्मूला, आम आदमी को क्या मिला। और देश के वरिष्ठतम पत्रकार बजट को डिकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधी बात करते हैं। प्रभु चावला पैनल में सबसे तजुर्बेकार भी हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे अपने करियर की शुरुआत में। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बजट है तो बही खाता, लेखा जोखा, आमदनी और खर्च का, लेकिन ये आर्थिक दस्तावेज होने के साथ साथ एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है। किसका पुट ज्यादा दिखा? बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन आपकी निगाह में क्या दिखी या क्या मिली? देखिए, इसकी सबसे बड़ी हेडलाइन तो संदीप इसी बात को लेकर यह है कि दरअसल ये इस बात का दस्तावेज है और इस बात की गवाही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। इसलिए उस दौरान जो कुछ भी गलतियां मोदी सरकार की तरफ से की गई है, उन सारी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश इसमें दिखाई पड़ी है। जो सरकार लगातार 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में लगातार इस बात को इग्नोर कर रही थी कि दरअसल बेरोजगारी किसी तरीके की समस्या है, और आपको याद होगा हाल में आरबीआई ने एक डेटा दे दिया कि 8 करोड़ लोगों को बेरोजगार को रोजगार मिला है। तो जो सरकार 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हो, तो उसके लिए इस बजट में बेरोजगारी के मसले पर जो ये इंटर्नशिप स्कीम लाने की कोशिश की गई है, और बार बार ये जताने की कोशिश की गई है कि दरअसल हम बेरोजगारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ईपीएफओ में जो रजिस्टर हो रहे हैं, पहला कर्मचारी उसे 15,000 रुपए भी देंगे 3 महीनों में, सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जी, तो उस पूरी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश है। दूसरा, इस सरकार को इस चुनाव के दौरान किसानों की नाराजगी भी झेलने को मिली है। तो पूरे बजट में जो दूसरी बात की गई वो की गई कि भाई हम किसानों के बारे में, फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बुनियादी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दो चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि दरअसल 2024 के चुनाव में हार की जो कमी थी उसको पूरा किया जाए। उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई, जो नरेंद्र मोदी का बिल्कुल नया पैराडाइम शिफ्ट मैं इसको मानता हूं,
क्योंकि जो प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं वो तो किसी के सामने नहीं झुकते, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार और नायडू की एक तरीके से मिजाज पुरसी करने की कोशिश की है। अब नायडू साहब आज को अमरावती के लिए जो है वो 15,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें टोटल जो पैकेज है वो करीब 74 या 75,000 करोड़ का पैकेज है, जो बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को मिलाकर है। और उसमें भी सारी बहुत कुछ जो सौगात उन्होंने दरअसल बिहार को दी है कि 58,900 करोड़ रुपए मिलेंगे, 26,000 करोड़ तो सड़क के लिए मिलेंगे, तमाम तरीके की योजनाएं शुरू की गई हैं। ये क्यों है? ये इसलिए की गई है, बिहार और आंध्र प्रदेश के अचानक में प्रेम नहीं उमड़ पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों वो राज्य हैं, इन दोनों के नीतीश और नायडू वो हैं जो उनकी सरकार के लिए कभी भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसीलिए किया गया। पर ये तो होता रहा है ना आशुतोष, एक सेकंड के लिए। अब रेल बजट आम बजट के साथ ही आने लगा, पहले रेल बजट अलग आता था, और रेल मंत्री अमूमन 30 साल में हम निगाह डालें तो वो जब रेल बजट आया करता था वो बिहार से या बंगाल से, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही, दिनेश त्रिवेदी भी थे, तो वो सारी ट्रेनें बिहार और बंगाल की तरफ चलती दिखाई देती थी। वो एक बायस तो होता ही है ना, किसी को कुछ ज्यादा मिलेगा किसी को कुछ कम, ये तो बजट का एक अहम हिस्सा है। हाँ, तो अगर ये बायस होता तो उत्तर प्रदेश को मिलता ना। भाई उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे खराब हुई है, महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे खराब हुई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत ही बुरी स्थिति में 29 सीटें चुनाव लड़ती है और 9 जीतती है। परसेंटेज क्या है जीत का? 33% से भी कम है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त मंथन मचा हुआ है, मार मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, आखिर हुआ कैसे ये? वहां के लिए क्या दिया इस बजट में? तो सिंहासन के लिए कवच खोजा है या एक राजनीतिक हित जो साधने की कोशिश होते हैं वो लिमिट हो गए गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में? क्या आप ये कह रहे हैं आशु? अपीजमेंट की जा रही है, जो अपीजमेंट भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस दूसरे साथियों पर लगाती रही आरोप कि वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करते हैं, वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार खुलेआम कर रही है, डंके की चोट पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नरेंद्र मोदी की वो सरकार नहीं है जो 2014 तो में गठबंधन धर्म का दबाव सरकार पर दिख रहा है, लेकिन टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, विनोद शर्मा, अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं, तो उसी स्थिति को जिस एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो दिशा भी दिख रही है? सरकार जो अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को एक समस्या तो मान ही रही है, लेकिन एक वेल राउंडेड बजट भी दिख रहा है जिसमें निरंतरता है और ज्यादा लोक लुभावन बनने की कोशिश नहीं, लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम क्या होंगे उन्हें पकड़ने की चेष्टा दिख रही है। इसकी डिस्कशन दो सतह पे हो सकती है। एक तो जो स्टेट्स को उन्होंने असिस्टेंस दी है सेंटर ने, आंध्र प्रदेश को और बिहार को, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि ये जो प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, ये उससे हट के उन्होंने ये असिस्टेंस दी है क्योंकि औरों को अनुपात में कुछ नहीं मिला। क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो सबको बराबर का मिलना चाहिए, सब स्टेट्स को। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आंध्र प्रदेश को जो पैसा मिला है और उसके साथ जो रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है चेन्नई और वाइजैग में, अनम्यूट कीजिए विनोद, मेरे ख्याल से आपका ऑडियो सडनली हमें नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रोड कनेक्टिविटी वाइजैग से और चेन्नई के बीच में, और जो रोड कनेक्टिविटी हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में, वो प्रोजेक्ट्स भी, उसका भी मेंशन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने आज किया। तो ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये आंध्रा की इकोनॉमी को बूस्ट देगी, और उसके साथ साथ ये जो कर्नाटक और चेन्नई है इनके साथ एक ट्रायंगल बनेगा, जो मैं समझता हूं साउथ इंडिया के लिए एक अच्छी, तो साउथ इंडिया के लिए अच्छी बात है। आपका वीडियो कनेक्शन चला गया है, मैं उसको दुरुस्त करा रहा हूं। लेकिन जो ये संघीय ढांचे को मजबूत किया जा रहा है या गठबंधन धर्म की ये अपने आप में मजबूरी है और मौका मिलता है उद्धव ठाकरे को निशाना साधने का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और अभी हरियाणा में भी है, तो हर राज्य कह रहा है कि भाई हमें बुला गए, हमें बुला गए, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव भी कि अरे भाई यूपी का क्या।
देखिए, गठबंधन धर्म की मजदूरी तो साफ दिखाई पड़ रही है। अब गठबंधन धर्म कह लें या गठबंधन की व्यवस्था कर लें, यही चंद्रबाबू नायडू इन्हीं मांगों को लेकर के 2018 में एनडीए से अलग हुए थे। यही सारी मांगे थी अमरावती को लेकर के पैकेज, उसमें मुख्यमंत्री थे, एनडीए में थे 2014 से लेकर 2018 तक, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अलग हुए थे। तब कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, क्योंकि तब उनके पास 283 का अपना बहुमत था और बाकी सहयोगी दल थे। तो और लेकिन इस बार 15,000 करोड़ तो सीधे दे दिए, और जो हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी, वो भी पहुंच गए। बिहार को 59,000 करोड़। तो और जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अभी होने हैं अक्टूबर में, हम लोग सब लोग ये सोच रहे थे, आपके साथ भी डिस्कशन हो रहा था कि शायद बिहार नहीं, हम इसे पलट कर ये क्यों ना देखें कि पॉपुलिज्म में नहीं लग रहे हैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। भाई कौन रोक सकता था? बिहार के बजाय महाराष्ट्र या हरियाणा में भी देने लगते, फिर कहते वहां चुनाव है, देखो वहां दे दिया। ये तो सवाल उठाने वाले तो उठाते रहेंगे। जिनको दिया है वही रोक सकते थे ना। हाँ, जिनको दिया है वही रोक सकते थे, क्योंकि उन्हीं की तो मांग थी ना कि बिहार को विशेष सहायता दी जाए, विशेष राज्य न सही विशेष सहायता दी जाए। और आंध्र प्रदेश का 2 बार चंद्रबाबू नायडू आकर के अपना डिमांड चार्टर दे गए थे। वो तो 70-75,000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, वो तो 15,000 करोड़ मिला है अभी तो। और उन्होंने कहा भी है, और अभी ये नहीं मालूम कि मिली वो है। मुतमईन भी हैं, इससे खुश हैं कि नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन मिली है वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को, इस राज्य को, यानी अभी तो विटामिन मिलना बाकी है, अभी बहुत सारी मेडिसिन मिलना बाकी है। तो ये तो राजनीतिक पहलू हो गए, लेकिन अब असल बात पर आते हैं प्रभु, और वो है आम आदमी की बात। आम आदमी के लिए होता है ना, हम टैक्स देते हैं, ये बही खाता जो दिया जा रहा है ये हमारी कंट्रीब्यूशन ही है। कोई अपने आप तो कोई नोट छापने की मशीन लगा नहीं सकता। तो आम आदमी को क्या मिला है? अगर हम आयकर से शुरू करें, क्या आप थोड़ा सा इसमें अचंभे में थे कि पुरानी कर व्यवस्था को तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना वहाँ पर कोई आपको छूट मिली है। नई कर व्यवस्था जो दरअसल खर्च बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, ना कि बचत करने के लिए, वहाँ 17,500 रुपये आप बचा पाएंगे। ये थोड़ी उल्टी धारा चल रही है क्या? भारतीय परंपरा भी जो है, हमारी सेविंग टू जीडीपी रेशो 32 से घटकर 8% पर आ गई है। संदीप, पहले तो मिडिल क्लास या गरीब आदमी दोनों को मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे को 2-4 पॉइंट इकट्ठे बोलने दीजिए एकदम, क्योंकि आपने बड़े महत्वपूर्ण इशू उठाया है कि गरीब आदमी को छोड़ दीजिए, वो तो इनकम टैक्स देता नहीं है। आपने शुरू में कहा कि 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। 9 करोड़ में अगर आप देखें, सबके यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल की बात जो की है, उसमें मोदी जी की भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर। मैं अभी सर्च कर रहा था, 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। जैसे इस देश के अंदर 9 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स 1 करोड़ देने वाले 1,80,000 हैं कुल, यानी 1 करोड़ से ऊपर, जिसकी 100 करोड़ भी हो सकती है, 25 करोड़ भी हो सकती है। सीईओ आजकल के सब तनख्वाह 80 करोड़ ले रहे हैं, आपको पता है। तो इनकम टैक्स से जितना खर्च आ रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन, वो कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है या इंडिविजुअल टैक्स से आ रहा है, जो बड़ी संख्या में देते हैं मिडिल क्लास, जिनको आप कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे आ रहा है। तो इसलिए गरीब के लिए तो जीएसटी काउंसिल जब से बनती है, जब से ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश की अर्थव्यवस्था में हुआ है, जब बजट के अंदर आपको पता लिखता कि क्या टैक्स बढ़ा और क्या बढ़ा कम हुआ। पहले हमको लगता था कि पता लगता है साबुन महंगा हो गया, एयर कंडीशनर सस्ते हो गए, जूते महंगे हो गए, इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी, ये सब पता लगती थी, उसका इंटरेस्ट रहता था, और सब चीज़ें जीएसटी में चली गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक जनता के साथ कॉन्स्पिरेसी की कि टैक्सेस जहाँ से लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, उसको उठा करके जीएसटी में डाल दिया। वहाँ डिस्कशन होती है, उसके ऊपर जनता को पता नहीं लगता क्या हो रहा है। 18% आपकी जेब से, मेरी जेब में से, इमना उसके पता चल जाता है, हर बजट में पता कहीं आता नहीं है। तो जो कह रहे हैं आप गरीब आदमी की बात, गरीब आदमी का बजट तो जीएसटी के पास चला गया, और जीएसटी के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर मिल करके आम आदमी के, गरीब के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिना शोर मचाए असेंबली में या पार्लियामेंट में टैक्स बढ़ाए जाते हैं। महंगाई बढ़ी, आपके मतलब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के जरिए आपकी जेब पर डाका डल रहा है। 100 रुपए जीएसटी से अर्जित करती है सरकार, 64 रुपए तो गरीब दे रहा है।